गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अपना इंडक्शन मोटर कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टेटर पार्ट इज वाउंड फॉर 3 फेस बैलेंस वाइंडिंग एंड सिमिलरली आपके इंडक्शन मोटर का जो रोटर पार्ट होता है दैट इज ऑल्सो वाउंड फॉर 3 फेस बैलेंस वाइंडिंग। और इन दोनों बैलेंस वाइंडिंग्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से आपका फाइनली टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपकी स्टेटर की और रोटर में दोनों में 3 फेस बैलेंस वाइंडिंग है और अज्यूम कर लें दोनों 3 फेस बैलेंस वाइंडिंग स्टार फॉर्मेशन में कनेक्टेड है, तो इन दोनों वाइंडिंग्स को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जरा देखिए स्टेटर एंड रोटर बीइंग वाउंड फॉर 3 फेस बैलेंस वाइंडिंग, आई कैन रिप्रेजेंट दिस 3 फेस बैलेंस वाइंडिंग इन स्टार फॉर्मेशन लाइक दिस। इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में स्टेटर की रोटर की म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है। स्टेटर को आप सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज एंड करंट, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा आपके स्टेटर में वाइंडिंग में E1। सिमिलरली आपके रोटर की वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी गिवन एज S मल्टीप्लाई बाई E2 एज एक्सप्लेन्ड बिफोर। ये ऐसा क्यों होता है? इन जनरल जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है आपके रोटर सर्किट में दैट इज गिवन बाय S इंटू E2 इन जनरल। तो आगे देखिए आपके रोटर का जो बैलेंस वाइंडिंग होती है इट हैज़ बी शॉर्ट सर्किटेड ऑन इट्स ओन सेल्फ। तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किटेड पाथ है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है SE2, तो करंट भी इंड्यूस होगी। रोटर की करंट को I2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और वाइंडिंग है तो वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा और कुछ रिएक्टेंस भी होगा। दैट रिएक्टेंस इज गिवन एज स्टेटर के रिएक्टेंस को X1 से और रेजिस्टेंस को R1 से गिवन किया जाता है। और आपके स्टेटर के जो करंट होती है दैट इज गिवन बाय I1। सिमिलरली आपके रोटर की भी वाइंडिंग है तो इस वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ रिएक्टेंस होगा, और जो आपके रोटर का रिएक्टेंस होता है दैट इज गिवन बाय S मल्टीप्लाई बाय X2। ये आपके रोटर की रिएक्टेंस के साथ S की मल्टीप्लाई किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि आपके E2 के साथ S की मल्टीप्लाई किया जाता है। बोथ आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और आपके रोटर की फ्रीक्वेंसी आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है, दैट्स वाई S मल्टीप्लाई किया जाता है आपके ईएमएफ के साथ भी बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, और आपके रिएक्टेंस के साथ भी बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो आपके रोटर की लीकेज रिएक्टेंस को S मल्टीप्लाई बाय X2 इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करके दिखा देते हैं आपको। देखिए रोटर लीकेज रिएक्टेंस at standstill is given as X2 is equal to 2 pi F2 multiplied by L, as in general X is equal to 2 pi FL। रोटर का था तो यहाँ पे हमने 2 रिएक्टेंस के साथ लगा दिया और रोटर का था तो फ्रीक्वेंसी के साथ भी 2 लगा दिया। इट इज़ अ सिंपल जनरल एक्सप्रेशन, रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2 pi FL। आगे चलिए X2 can be also written as 2 pi F1 multiplied by L because at standstill F2 is equal to F1। तो ये बन गया आपका रोटर का लीकेज रिएक्टेंस एट स्टैंडस्टिल। अब आगे चलें, रोटर का लीकेज रिएक्टेंस अगर हमें लिखनी हो एट एनी स्लिप that means under running condition or at standstill। in general अगर रोटर का लीकेज रिएक्टेंस के बारे में हमें लिखना हो अंडर रनिंग कंडीशन और एट स्टैंडस्टिल, आपको अगर इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखना हो रिएक्टेंस का आपके रोटर की रिएक्टेंस का, तो देखिए क्या बन जाएगा 2 pi F2 मल्टीप्लाई बाय L अंडर रनिंग कंडीशन। We can also write as F2 as S multiplied by F1, and this can be written as S multiplied by X2 as X2 at standstill has been calculated as 2 pi F1 multiplied by L. So rotor reactance at any slip or under running condition can be written as S multiplied by X2। तो इसी तरह से ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। आपका रोटर की वाइंडिंग का रिएक्टेंस इस
रिटन एज एस इंटू एक्स टू, एंड सिमिलरली आपके रोटर का जो EMF इंड्यूस होता है दैट इज ऑल्सो रिटन एज एस मल्टीप्लाई बाय E2। इन जनरल एट स्टैंड स्टिल आपका एस यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपली E2 आ जाएगा, और एट स्टैंड स्टिल अगेन आपका रिएक्टेंस एस एक्स टू एट स्टैंड स्टिल एस इक्वल टू 1 होगा, तो आपका रिएक्टेंस क्या बन जाएगा रोटर का सिंपली x2, और आपका EMF भी क्या बन जाएगा एट स्टैंड स्टिल व्हेन s इज इक्वल टू 1, आपका EMF इंड्यूस इन रोटर विल सिंपली गिवन एज E2। सो इन जनरल योर EMF इंड्यूस इन रोटर is written as S multiplied by E2, and your reactance in your rotor winding is given by S multiplied by X2 because it changes as your rotor starts to rotate। अब आगे देखिए, आपका इवन आपके जो स्टेटर की वाइंडिंग में EMF इंड्यूस हुआ है दैट इज गिवन बाय एन इंडक्शन मोटर 4.445 मल्टीप्लाई बाय N1 मल्टीप्लाई बाय F1 मल्टीप्लाई बाय KW1। सिमिलरली EMF इंड्यूस एट स्टैंड स्टिल हम लिख रहे हैं, ये इक्वेशन नीचे वाली, एट स्टैंड स्टिल योर रोटर EMF इज गिवन एज 4.445 मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय F2 मल्टीप्लाई बाय वाइंडिंग फैक्टर KW2। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आपको क्या मिल जाएगा E1 डिवाइडेड बाय E2। ये हम आपकी वोल्टेज रेशियो निकाल रहे हैं, जैसे आपके ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेशियो थी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा N1 मल्टीप्लाई बाय KW1 डिवाइडेड बाय N2 मल्टीप्लाई बाय KW2 एज अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन F1 is equal to F2, and this above equation can be written as E1 multiplied by E2 equal to N1 dash divided by N2 dash, where N1 dash is defined as effective number of stator series turns per phase, and N2 dash is defined as effective number of rotor series turns per phase। तो ये आ जाता है आपके इंडक्शन मोटर में आपकी वोल्टेज रेशियो, EMF रेशियो, या आप कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एज इन योर ट्रांसफॉर्मर। तो सिमिलर टू दैट आपके इंडक्शन मोटर में भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है दैट इज गिवन बाय E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2 सिमिलर टू योर ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए यहाँ पे एक आपका MCQ बनता है, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है आपके इंडक्शन मोटर में E इक्वल टू 4.445 मल्टीप्लाई बाय N1 और E1 है N1 मल्टीप्लाई बाय F1 मल्टीप्लाई बाय KW1। देखिए यहाँ पे ये MCQ जो बनता है वहाँ पे पूछा जाता है फाई इन इंडक्शन मोटर इज ऑफ व्हाट वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लक्स पर पोल, और इट इज फाई his maximum value of flux per pole used in इंडक्शन मोटर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है ये जो फाई यूज़ किया जाता है इंडक्शन मोटर के एक्सप्रेशंस में, ये फाई कौन सा होता है, एवरेज वैल्यू होती है आपके फ्लक्स पर पोल की या मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके फ्लक्स पर पोल की। तो आपको बताना है कि आपके इंडक्शन मोटर में जो एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है उसमें फाई इस एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लक्स पर पोल। और अगर आपसे ट्रांसफार्मर में पूछा जाए कि फाई जो आपका सिमिलर एक्सप्रेशन होता है आपके ट्रांसफार्मर में भी, तो फाई जो वहाँ यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, आपसे अगर पूछा जाए कि वो फाई की वैल्यू कौन सी होती है, एवरेज या मैक्सिमम, तो आपको बताना है दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स पर पोल विच इज़ यूज इन ट्रांसफार्मर एक्सप्रेशन एज रिटन एज फाई एम। और जो आपके इंडक्शन मोटर में फाई की वैल्यू यूज़ होती है आपके एक्सप्रेशन में दैट इज़ एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लक्स पर पोल। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक MCQ आपका ये भी बनता है कि नो लोड करंट आपके ट्रांसफार्मर और आपके इंडक्शन मोटर में से किसकी ज़्यादा होती है।
अगर आपका इंडक्शन मोटर नो लोड पे रन कराया जाए और आपका ट्रांसफार्मर भी नो लोड पे इस्तेमाल किया जाए तो किसकी नो लोड करंट ज़्यादा होगी, आपके इंडक्शन मोटर की या आपके ट्रांसफार्मर की। तो ये भी एमसीक्यू बनता है, तो आपको बताना है आपके इंडक्शन मोटर की नो लोड करंट ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे इससे फर्दर कोई एमसीक्यू पूछा जाए कि नो लोड करंट आपके इंडक्शन मोटर की ज़्यादा क्यों होती है, तो उसका क्या आंसर रहेगा, अब ज़रा उसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आपकी नो लोड करंट आपकी इंडक्शन मोटर की होती है 30 to 50% ऑफ योर फुल लोड करंट, और आपके ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट होती है 2 to 6% ऑफ योर ट्रांसफार्मर फुल लोड करंट। ये नो लोड होता क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर ये नो लोड करंट क्या होती है वो भी समझ जाएंगे। देखिए ट्रांसफार्मर के केस में आपका नो लोड करंट क्या होगी, या आपका ट्रांसफार्मर का आ गया प्राइमरी साइड, या आ गया आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड। अगर यहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट नहीं किया गया, वो कंडीशन को क्या कहेंगे हम, नो लोड। लोड कौन सा नहीं कनेक्ट किया गया, इलेक्ट्रिकल लोड कोई कनेक्ट नहीं किया गया, तो इस टाइम पे आपके ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे अंडर नो लोड कंडीशन। ये आ गया आपका लोड और ये आ गया उसकी डिसकनेक्शन। तो यहाँ पे इस टाइम पे E1 इंड्यूस होगा, जब आप सप्लाई देंगे अपने ट्रांसफार्मर को यहाँ पे E2 इंड्यूस होगा, और सिमिलरली यहाँ पे V2 भी इंड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे I2 करंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आपके प्राइमरी साइड पे कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, दैट इज़ गिवन एज I0 और INL। ये नो लोड करंट क्यों फ्लो हो रही है, जब आपका सर्किट में यहाँ पे कोई लोड नहीं है। आपकी नो लोड करंट क्यों फ्लो हो रही है, जब आपके सर्किट में कोई लोड ही नहीं है आपकी सेकेंडरी साइड पे, ठीक है। ये आपकी नो लोड करंट I0 इसलिए फ्लो होती है आपके मैग्नेटाइजेशन पर्पस के लिए, आपके सर्किट को मैग्नेटाइज कर सके उस टाइम पे, उस रीज़न के लिए आपके सर्किट में नो लोड करंट फ्लो होती है, और आपके आयरन लॉस को भी कैटर करने के लिए आपके सर्किट में नो लोड करंट फ्लो होती है। सिमिलर टू दैट नो लोड सर्किट आपके इंडक्शन मोटर का कैसा होता है वो भी समझ लीजिए। ये आपका रोटर आ गया, रोटर से शाफ्ट एक्सटेंड की जाती है, इस शाफ्ट पे आपके जैसे कन्वेयर बेल्ट रोटेट करने के लिए आपका इंडक्शन मोटर यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आपका कन्वेयर बेल्ट ना हो, आपका नो लोड कंडीशन आपके इंडक्शन मोटर का किस तरह से रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड नहीं होता था आपके ट्रांसफार्मर में, आपके इंडक्शन मोटर में मैकेनिकल लोड नहीं होता कोई। मैकेनिकल लोड क्या हो गया आपके इंडक्शन मोटर के लिए, अगर वो एक कन्वेयर बेल्ट रोटेट करने के लिए आपका इंडक्शन मोटर यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे अगर कोई कन्वेयर बेल्ट उसके साथ कनेक्टेड नहीं है और आपकी शाफ्ट ऐसे ही रोटेट करिए विदाउट एनी कन्वेयर बेल्ट, तो हम क्या कहेंगे हमारा इंडक्शन मोटर किस तरह से रोटेट कर रहा है, एट नो लोड कंडीशन हमारा इंडक्शन मोटर रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो लोड अगर ना हो आपके इंडक्शन मोटर में, तो कौन से लोड की बात हो रही होती है, मैकेनिकल लोड नहीं है आपके इंडक्शन मोटर में। और ट्रांसफार्मर की बात करें, अगर आपके ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं है तो कौन से लोड की बात हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल लोड की बात हो रही होती है। तो नो लोड कंडीशन में, लेकिन फिर भी आपके हमने देखा ट्रांसफार्मर में भी करंट फ्लो हो रही होती है आपकी प्राइमरी साइड पे। सिमिलरली आपके इंडक्शन मोटर में भी नो लोड कंडीशन में करंट फ्लो हो रही होती है आपके स्टेटर साइड पे, और ये करंट अगेन किस लिए फ्लो हो रही होती है, आपकी नो लोड करंट फॉर मैग्नेटाइजेशन पर्पस। आपके स्टेटर और रोटर की सर्किट के बीच में मैग्नेटाइजेशन हो सके, फ्लक्स का इंटरलिंक हो सके, उस पर्पस के लिए आपकी मैग्नेटाइजेशन करंट फ्लो हो रही होती है, या आप कह सकते हैं नो लोड करंट फ्लो हो रही होती है। प्लस यहाँ पे भी नो लोड करंट का एक ही रीज़न और रहता है, दैट इज़ टू कैटर फॉर आयरन लॉस। तो अंडर नो लोड कंडीशन भी आपके इंडक्शन मोटर में भी आपके स्टेटर पार्ट में कुछ करंट फ्लो हो रही होती है, दैट इज़ फॉर द रीज़न ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर्पस, कि वहाँ पे कुछ फ्लक्स क्रिएट कर सके आपके स्टेटर और रोटर के बीच में। सो नो लोड करंट इज़ फ्लोइंग फॉर दैट रीज़न। अब देखिए अपनी कन्वर्सेशन पे वापस आते हैं कि नो लोड करंट आपकी इंडक्शन मोटर की ज़्यादा क्यों होती है और आपके ट्रांसफार्मर की कम क्यों होती है। देखिए नो लोड कंडीशंस क्या होती हैं आपके इंडक्शन मोटर की और आपके ट्रांसफार्मर की, वो आपको अभी तक समझ आ गया होगा। और नो लोड करंट आपके इंडक्शन मोटर में और आपके ट्रांसफार्मर में क्यों फ्लो हो रही होती है वो भी आपको समझ आ गया होगा, फॉर मैग्नेटाइजेशन पर्पस, कि वहाँ पे वो फ्लक्स क्रिएट कर सके प्राइमरी और सेकेंडरी में, स्टेटर और रोटर में। आगे देखिए
योर फ्लक्स इज गिवन एज MMF divided by path reluctance. Similarly, MMF is given as N multiplied by I divided by reluctance. अब आपके इंडक्शन मोटर में होता क्या है, आपका रोटेटरी पार्ट होता है रोटर, तो एयर गैप थोड़ा ज़्यादा होता है आपके स्टेटर और रोटर के बीच में. आपके इंडक्शन मोटर में एयर गैप ज़्यादा होता है, एयर गैप का रिलक्टेंस भी ज़्यादा होता है. सिमिलरली आपके ट्रांसफार्मर में एयर गैप इन कंपैरिजन टू योर इंडक्शन मोटर कम होता है, और डेफिनेटली आयरन पार्ट ज़्यादा है तो रिलक्टेंस भी कम ही होगा आपके ट्रांसफार्मर में. सो टू मेंटेन कांस्टेंट फ्लक्स आपके यहाँ पे MMF ज़्यादा चाहिए. इन अदर वर्ड्स देखा जाए आपको यहाँ पे नो लोड करंट I ज़्यादा चाहिए अपने इंडक्शन मोटर में टू प्रोड्यूस सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स. और उसी आपके ट्रांसफार्मर में आपको फ्लक्स अगर प्रोड्यूस करना है तो आपके रिलक्टेंस कम होता है, तो आपको कम आई से भी काम बन जाएगा टू प्रोड्यूस और टू मेंटेन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स. तो किस रीज़न से आपके इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट ज़्यादा क्यों फ्लो कर रही होती है? नो लोड करंट का पर्पज़ क्या होता है फ्लो करने का? टू मेंटेन अ फ्लक्स बिटवीन टू वाइंडिंग्स. आपके इंडक्शन मोटर में एयर गैप ज़्यादा होता है, रिलक्टेंस ज़्यादा होता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लक्स इन बिटवीन योर रोटर एंड स्टेटर. आपके यहाँ पे आपके इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट इसलिए ज़्यादा होती है, एंड फॉर द सेम रीज़न कि आपके ट्रांसफार्मर में एयर गैप कम होता है, सो आपके MMF को कम रिलक्टेंस देखना पड़ता है, और एंड फॉर दैट रीज़न आपकी नो लोड करंट आपके ट्रांसफार्मर में कम होती है टू मेंटेन सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स.